नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या हम वाकई बदल सकते हैं? मतलब क्या कोई इंसान जानबूझकर अपनी कोशिशों से अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकता है, या फिर हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? और इसी का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास लॉरी क्लार्क का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, द 6 वीक आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग अ न्यू पर्सनालिटी। हाँ, इसमें उन्होंने खुद पर एक प्रयोग किया था। बिल्कुल, 6 हफ्तों में अपने व्यक्तित्व के कुछ खास पहलुओं को बदलने का। तो आज हम उनके सफर को समझेंगे, इसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि खुद को बदलने का ये आइडिया कितना हकीकत है और कितना फसाना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही अजीब सी छोटी सी बात से शुरू होती है। लॉरी क्लार्क, जो इस लेख की लेखिका हैं, उनके हाथ में एक दिन अचानक खुजली होने लगी। बस खुजली? हाँ, बस खुजली। अब सुनने में ये मामूली लगता है, पर इसी खुजली ने उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में गहरे सवाल तक पहुंचा दिया। अच्छा, वो कैसे? हुआ ये कि खुजली होते ही उन्हें अपना ही लिखा एक पुराना लेख याद आ गया, जिसमें कुछ लोगों को ऐसी रहस्यमयी खुजली होती थी कि वो खुद को नोच-नोच कर घायल कर लेते थे। बस ये ख्याल आते ही उनके मन में घबराहट होने लगी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। ओ, मतलब एक छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा चिंता? एग्जैक्टली, ये उनकी आदत थी। और ये आदत, जैसा उन्होंने खुद महसूस किया, उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा थी। जब उन्होंने जिज्ञासा में एक ऑनलाइन पर्सनालिटी टेस्ट दिया, तो उनका स्कोर न्यूरोटिसिज्म में 85वें परसेंटाइल पर आया। 1 मिनट, 85वां परसेंटाइल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में इसे कैसे समझे? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 100 लोगों ने ये टेस्ट दिया, तो उनमें से सिर्फ 15 लोग ही उनसे ज्यादा भावनात्मक रूप से अस्थिर या चिंतित थे। अच्छा। बाकी 85 लोग उनसे ज्यादा शांत और स्थिर थे। तो मतलब वो बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोगों में से थी। अच्छा, तो ये न्यूरोटिसिज्म सिर्फ चिंता करना है या कुछ और भी? मनोविज्ञान इसे कैसे देखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को समझने के लिए जो सबसे मशहूर मॉडल है, उसे बिग 5 कहते हैं। बिग 5? हाँ, ये कहता है कि किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को 5 बड़े पैमानों पर मापा जा सकता है। पहला यही न्यूरोटिसिज्म है, यानी कोई कितनी आसानी से नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, गुस्सा या उदासी महसूस करता है। ठीक है। दूसरा है बहिर्मुखता या एक्स्ट्रावर्जन, मतलब कोई कितना सामाजिक, बातूनी और ऊर्जावान है। तीसरा है अनुभवों के प्रति खुलापन, मतलब ओपननेस, नए विचारों, कला और अनुभवों को लेकर किसी में कितनी दिलचस्पी है। चौथा, अग्रीबलनेस यानी सहमता। बिल्कुल, जो बताता है कि कोई कितना सहयोगी, दयालु और दूसरों पर भरोसा करने वाला है। और पांचवा है कर्तव्य निष्ठा, मतलब कॉन्शियसनेस, कोई कितना अनुशासित और जिम्मेदार है। तो क्या ये 5 चीजें मतलब एक बार तय हो जाती हैं और फिर कभी नहीं बदलती? देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है। पहले मनोवैज्ञानिक यही मानते थे कि 30 की उम्र तक सब सेट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कि आपका व्यक्तित्व पत्थर की लकीर बन जाता है। लेकिन पिछले कह सकते हैं 2-3 दशकों की रिसर्च ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा। अब हम जानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व बदलता है उम्र और जिंदगी के अनुभवों के साथ। ज्यादातर लोग धीरे धीरे कम न्यूरोटिक और ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और सहमत हो जाते हैं। मतलब ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, एक धीमी नेचुरल प्रक्रिया। लेकिन लॉरी जो करने की कोशिश कर रही थी, वो था इस बदलाव को तेजी से, मतलब जानबूझकर लाना। तो लॉरी के टेस्ट के नतीजे सिर्फ न्यूरोटिसिज्म तक ही सीमित नहीं थे, है ना? उनकी पूरी पर्सनालिटी प्रोफाइल कैसी थी? हाँ, और वो भी काफी दिलचस्प थी। न्यूरोटिसिज्म तो 85th परसेंटाइल पर था ही, लेकिन अनुभवों के प्रति खुलापन में वो 93वें परसेंटाइल पर थी। ओह, तो मतलब वो बहुत क्रिएटिव और जिज्ञासु थी। बिल्कुल। उनकी कर्तव्य निष्ठा भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो खुद मानती थी कि ये कभी-कभी परफेक्शनिज्म में बदल जाता था। मतलब हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद। हाँ, जो उन्हें परेशान करता था। और सहमतता यानी अग्रीएबलनेस में वो 50वें परसेंटाइल पर थी, बिल्कुल औसत। उन्होंने खुद लिखा कि वो आसानी से दूसरों के इरादों पर शक करती हैं और जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाती। और बहिर्मुखता? बहिर्मुखता यानी एक्सट्रोवर्शन में उनका स्कोर सिर्फ 30वां परसेंटाइल था, काफी कम। वो ज्यादा मिलनसार नहीं थी। तो अगर हम इस प्रोफाइल को देखें तो एक तस्वीर उभरती है,
एक ऐसी इंसान जो बहुत क्रिएटिव और मेहनती है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा चिंता करती है, दूसरों पर शक करती है और सामाजिक मौकों पर असहज महसूस करती है। बिल्कुल। और इसी तस्वीर को वो बदलना चाहती थी। उनके लक्ष्य साफ थे। क्या थे लक्ष्य? न्यूरोटिसिज्म और परफेक्शनिज्म को कम करना और थोड़ा ज्यादा मिलनसार और सोशल बनना, ताकि वो एक नए शहर में दोस्त बना सके। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी कहता है कि ये लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। हाल की कई स्टडीज में भी यही बात सामने आई है। सच में? हाँ, एक स्टडी में कॉलेज के छात्रों को 15 हफ्तों तक कुछ ऐसी ही चुनौतियां दी गई जो उनके मनचाहे व्यक्तित्व से जुड़ी थी। और उनमें छोटे लेकिन साफ बदलाव देखे गए। एक और स्टडी में तो ये काम एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए किया गया और नतीजे वैसे ही थे। अच्छा, तो ये सिर्फ मन की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस रिसर्च भी है। तो लॉरी ने असल में किया क्या? उन्होंने कौन सी गतिविधियां अपनाई? हाँ, ये जानना जरूरी है। उन्होंने हर लक्ष्य के लिए कुछ खास एक्टिविटीज चुनी। जैसे न्यूरोटिसिज्म कम करने के लिए उन्होंने रोजाना ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन। हाँ, और एक कृतज्ञता जर्नल लिखना शुरू किया, जिसमें वो हर रोज उन चीजों के बारे में लिखती थी जिनके लिए वो आभारी हैं। ये दोनों ही साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं मन को शांत करने और सोच के पैटर्न को बदलने के। और तीसरा, जब भी कोई नकारात्मक विचार आता तो वो जानबूझकर उसका सामना एक सकारात्मक विचार से करती थी। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक हिस्सा एक तरह से। और बहिर्मुखता मतलब सोशेबल बनने के लिए उन्होंने क्या किया? ये तो किसी अंतर्मुखी, किसी इंट्रोवर्ट के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे दुकान पर कैशियर को नमस्ते कहना। अच्छा, छोटे से शुरू किया। हाँ, किसी दोस्त को फोन करके ईमानदारी से बताना कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और नए लोगों से मिलने के लिए कार्यक्रमों में जाना। और सहमता के लिए? सहमता यानी दूसरों पर भरोसा करने के लिए उन्होंने किसी की बुराई करने की बजाय उसकी तारीफ करने की कोशिश की। और अगर कोई उन्हें परेशान करता तो वो ये सोचने की कोशिश करती कि शायद उस इंसान का दिन खराब होगा, न कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हाँ। इन सारी एक्टिविटीज के पीछे एक ही सिंपल सा आइडिया है, जैसा बनना चाहते हो वैसी एक्टिंग करना शुरू कर दो। फेक इट अंटिल यू मेक इट। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे यही कहते हैं। मतलब अगर कोई ज्यादा आत्मविश्वासी बनना चाहता है तो उसे उन लोगों की तरह सोचना और बर्ताव करना शुरू करना होगा जो आत्मविश्वासी होते हैं। धीरे धीरे वो एक्टिंग ही असलियत बन जाती है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। क्या उनके लिए ये सब करना आसान था? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। हाँ। उनकी चुनौतियों की लिस्ट में एक काम था किसी अजनबी से बार में बात करना। ये तो क्लासिक इंट्रोवर्ट का बुरा सपना है। हाँ। इस पर उन्होंने मजाक में लिखा कि ये करने के लिए तो उन्हें इतनी शराब पीनी पड़ेगी कि पर्सनालिटी सुधारने के चक्कर में लिवर खराब हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कई बार ये सलाहें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में किसी अंतर्मुखी के लिए ये किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत हार दी। क्या किया फिर उन्होंने? नहीं, उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने बार में जाने के बजाय उन सामाजिक गतिविधियों में फिर से जाना शुरू किया जहां उनकी दिलचस्पी थी, जैसे बुक क्लब और लाइव ड्राइंग क्लास। अच्छा, जो उनके कंफर्ट जोन के थोड़ा पास हो। हाँ, उन्होंने बताया कि पिछली बार जब वो ड्राइंग क्लास में गई थी तो ब्रेक के दौरान वो कोने में खड़ी अपने फोन में छिपी रही थी। ये तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि वो फोन नहीं देखेंगी। उन्होंने बस एक दोस्ताना मुद्रा अपनाई और उन्हें हैरानी हुई कि लोगों से बात करना कितना स्वाभाविक लगा। ये छोटी छोटी जीतें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। एक और पल उनके लिए बहुत बड़ा था। योग क्लास में उन्होंने खुद से पहल करके अपने बगल वाले मैट पर मौजूद एक महिला से बातचीत शुरू की। वाह, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि बदलाव के लिए खुद को पूरी तरह से असहज कर देना जरूरी नहीं है। आप छोटे मैनेजेबल कदम उठाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान का अनुभव भी उनके लिए बहुत अहम था। शुरुआत में उनके लिए अपने दिमाग में चल रहे विचारों के तूफान को शांत करना लगभग असंभव था। हाँ, शुरू में ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर उनके पार्टनर ने एक सलाह दी कि विचारों को दिमाग की गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकालने की बजाय बस उस गाड़ी का इंजन बंद करने की कल्पना करो। दिलचस्प तरीका है सोचने का। ये सलाह उनके काम आई। धीरे धीरे वो इस शांति को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी लाने लगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विशेषज्ञ शैनन सौर जवाला के दृष्टिकोण से मेल खाता है। वो कहती हैं कि न्यूरोटिक लोग अक्सर अपनी भावनाओं का सामना करने से बचते हैं, उनसे भागते हैं। हाँ,
वो चिंता से भागना चाहते हैं, उदासी को दबाना चाहते हैं। इसलिए उनके इलाज का लक्ष्य लोगों को अपनी भावनाओं का अनुभव करने के लिए तैयार करना होता है, ना कि उनसे भागना। ध्यान यही करने में मदद करता है। इसी तरह का संघर्ष उन्हें अपनी परफेक्शनिज्म की आदत से भी हुआ होगा। हाँ, वो शायद सबसे मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। एक सुझाव था कि अपना 80% सबसे अच्छा काम करें और वहीं रुक जाएं। या एक छोटी मोटी गलती के साथ ईमेल भेज दें। हाँ, लॉरी के लिए ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि वो हर चीज को 10 बार जांचती थी। एक बार उन्होंने हिम्मत करके अपने काम को आखिरी बार जांच के बिना भेज दिया। और फिर क्या हुआ? कोई बड़ी गड़बड़ हो गई? बाद में जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें एक छोटी सी गलती दिखी और उनका दिल बैठ गया। उन्हें बहुत बुरा लगा। ओह, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उस छोटी सी गलती से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। हाँ, कि हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो ये 6 हफ्ते चुनौतियों, छोटे छोटे जीतों और कुछ बड़े एहसासों से भरे थे। तो फिर अंत में हुआ क्या? जब उन्होंने दोबारा टेस्ट दिया तो क्या कोई बदलाव आया? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। जब 6 हफ्तों के बाद नतीजे आए तो वो कमाल के थे। सच में? उनकी बहिर्मुखता जो 30वें परसेंटाइल पर थी, बढ़कर 50वें पर पहुंच गई। मतलब औसत? हाँ, औसत। उनकी सहमता 50वें से बढ़कर 70वें परसेंटाइल पर पहुंच गई। और सबसे बड़ा बदलाव था न्यूरोटिसिज्म में। वो कितना बदला? वो 83वें परसेंटाइल से घटकर सीधे 50वें पर आ गया। वाह! उनकी कर्तव्य निष्ठा और खुलापन लगभग पहले जैसे ही रहे, जिन्हें वो बदलना भी नहीं चाहती थीं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब सिर्फ 6 हफ्तों में वो एक औसत चिंता करने वाली, औसत सोशेबल इंसान बन गई। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है। क्या वो खुद भी ऐसा ही महसूस कर रही थी? नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो एक नई इंसान बन गई थी, लेकिन वो निश्चित रूप से बेहतर महसूस कर रही थी। वो अपने आत्मसंदेह और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पा रही थीं। तो मतलब वो अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गई थी? हाँ, वो समझ गई थी कि ये विचार आते जाते रहते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आंकड़े देखने में तो कमाल के हैं, लेकिन एक रिसर्चर की नजर से देखें तो हमें इन पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब इन नतीजों पर शक करने की भी वजह है? शक नहीं, बस इन्हें सही संदर्भ में देखना जरूरी है। पहली बात, ये कोई कंट्रोल्ड साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, सिर्फ एक इंसान का अनुभव है। बिल्कुल। दूसरा, लॉरी ये बदलाव इस लेख को लिखने के लिए करना चाहती थी, तो उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का एक भारी दबाव भी था। ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने दोबारा टेस्ट दिया तो उनका मूड बहुत अच्छा हो। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव टिकेंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या वो इन नई आदतों को जारी रखती हैं। अगर वो कोशिश करना छोड़ दें तो बहुत संभव है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस चली जाएं। तो क्या ये बदलाव असल में उतना बड़ा नहीं था जितना लग रहा था? इसे ऐसे देखिए, एक मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता के हिसाब से 6 हफ्तों में इतना बदलाव बहुत बड़ा माना जाएगा। अच्छा, लेकिन एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से शायद ये उतना नाटकीय ना लगे। वो अब भी लॉरी ही थी, बस थोड़ी शांत और थोड़ी ज्यादा मिलनसार। ज्यादातर लोग ज्यादातर समय वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं। छोटे मोटे बदलाव होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व पूरी तरह से नहीं बदल जाता। वैसे उन्होंने अपने इस प्रयोग में एक मजेदार चीज और की थी। क्या? उन्होंने अपने पार्टनर को कंट्रोल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब उनके पार्टनर ने अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है ये देखने का कि क्या बदलाव वाकई कोशिशों से आया। तो क्या हुआ उनके पार्टनर का? 6 हफ्तों के बाद जब उनके पार्टनर ने दोबारा टेस्ट दिया तो उनके परिणाम लगभग वैसे ही थे जैसे पहले थे। तो इससे ये संकेत मिलता है कि लॉरी में जो बदलाव आए वे महज समय बीतने का नतीजा नहीं थे, बल्कि उनकी कोशिशों का फल था। हाँ, बिल्कुल। तो लॉरी के इस पूरे 6 हफ्ते के सफर से हम क्या समझें? क्या वाकई को इतनी आसानी से बदल सकता है या ये सिर्फ एक अनोखा केस है? देखिए, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। उनके अनुभव से ये साफ है कि इसमें बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये दिखाता है कि हमारा व्यक्तित्व पत्थर की लकीर नहीं है। अगर सही दिशा में सोच समझकर लगातार कोशिश की जाए तो बदलाव मुमकिन है, और वो भी उम्मीद से ज्यादा तेजी से। हाँ, लेकिन इसकी चाबी है लगातार प्रयास। ये अपने आप नहीं होता। और यहीं पर इस लेख का अंत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग अपने व्यक्तित्व का कम से कम एक पहलू बदलना तो चाहते हैं, लेकिन असल में इसके लिए कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, ये चाहने और करने के बीच का अंतर है। बिल्कुल। जब लॉरी के पार्टनर ने उनके बदले हुए परिणाम देखे तो वो बहुत प्रभावित हुए और बोले,
तो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो मैं भी बदल सकता हूं। और लेकिन फिर उन्होंने एक पल सोचा और कहा, लेकिन मेरा मन नहीं है। और यही शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। बदलाव संभव है, विज्ञान भी इसका समर्थन करता है, लेकिन आखिर में ये सब इस पर निर्भर करता है कि क्या कोई उस बदलाव के लिए लगने वाली मेहनत करने को तैयार है। तो ये बात हम सभी के लिए एक विचार छोड़ जाती है। क्या बदलाव की इच्छा रखना बदलाव के लिए मेहनत करने की इच्छा के बराबर है, या इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे केवल रोजमर्रा के छोटे छोटे मुश्किल लगने वाले कदमों से ही पाटा जा सकता है?